एससी की लिस्ट में 2 हिस्से किए तो समझ लो आपने एससी लिस्ट के साथ खिलवाड़ किया, जिसका मतलब है कि आपने संविधान के साथ खिलवाड़ किया। कई कारणों से बहुत पीछे थे शिक्षा। वाल्मीकि समाज उसका उदाहरण है, खटीक समाज है। कोटा, एसटी कोटा में अगर आप वर्गीकरण करें, यानी कि उसको 2 टुकड़ों में 3 टुकड़ों में बांटें, ए बी सी करके, तो इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उस बंद दरवाजे को दोबारा खोल दिया। हम समाजवादी आंदोलन से आए थे, राम मनोहर लोहिया को पढ़ के हम बड़े हुए थे, तो हमारा था कि इस देश में जाति व्यवस्था को तोड़ना हमारा काम है। तब बाबा साहब की भाषा हमारे पास नहीं थी, हम राम मनोहर लोहिया से भाषा सीखे थे कि जाति व्यवस्था को तोड़ना है, जाति की असमानता को खत्म करना है, और आरक्षण जाति व्यवस्था को तोड़ने का औजार है, ये सोच के हम आगे बढ़ते थे। तब तक मंडल नहीं आया था, तो मेरी जाति के लोग कहा करते थे, तेरे को क्या पड़ी है, तू क्यों बोलता है, झगड़ते थे मेरे साथ। अरे एससी एसटी वाले तो ऐसे ही हैं, खुद पढ़ते नहीं हैं, ले बताओ हमने क्या किया, मैं को रोक रहा हूं, इनको जाके कर लेना, ये भी इम्तिहान दे लें, ये सब बातें किया करते थे। मैं तब कहता था, मेरे भाई, संयोग से तुम यादव पैदा हुए हो, अर्जी दे के पैदा नहीं हुए हो, है ना। ये देखो कि सच्चाई क्या है। संयोग से तुम इस तरफ खड़े हो, सच्चाई के पक्ष में खड़े हो। फिर मंडल कमीशन आ गया, फिर मेरे स्वजातीय लोग भी कहने लगे आरक्षण तो बड़ी अच्छी चीज है भाई। क्या होता है, इंसान का जब स्थिति बदलती है तो इंसान की नजर बदल जाती है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अब आपको दिखने लग गया, लेकिन वो बात तो सही नहीं है ना। इंसान का फर्ज तो ये है कि अपने भले बुरे नफे नुकसान से अलग होके सच के साथ खड़े हो सके, वो इंसान को इंसान बनाता है। पिछले हफ्ते 10 दिन से मैं देख रहा हूं कि आरक्षण के सवाल पे जो मेरे साथी हुआ करते थे, जो पहले ताली बजाया करते थे कि योगेंद्र बहुत अच्छी बातें कहता है आरक्षण के बारे में, जाति जनगणना के बारे में बड़ी सच्ची बातें कहता है, पिछले 8-10 दिन में से उन साथियों ने कुछ ने मेरे को गाली देनी शुरू कर दी है। अरे आस्तीन का सांप है, अरे बड़ा खतरनाक आदमी है, बड़ा तोड़ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं उनकी भी सुन लेता हूं, चलो वो भी अपने साथी हैं, कोई झगड़ा मेरा उनसे भी नहीं है। मगर मैं कहता हूं यार, ये काम अच्छा नहीं है कि ट्रेन में घुसते टाइम तो मैं कहूं कि अरे ट्रेन सबकी है, पब्लिक की है, दरवाजा खोल, और ट्रेन में घुसते ही मैं दरवाजा टाइट करके बंद कर लूं और कहें अब अगले जंक्शन, अब अगले स्टेशन से कोई ना चढ़ेगा इस डब्बे में, जगह नहीं बची है भैया। ये सही बात नहीं है ना। हम सब ये करते हैं, डब्बे में घुसने के बाद हम सबकी मानसिकता बदल जाती है कि भाई अब जगह नहीं बची, बहुत टाइट हो गया है। जो उसके बाद कहे कि भाई जब मैं घुसा था तब भी ऐसा ही था स्थिति, अब आने दो, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, वही है। तो मैं जो कर रहा हूं केवल उस मानसिकता से कर रहा हूं। भगवान ना करे कल को कोई ऐसा दिन आए कि मेरे को आपका विरोध भी करना पड़े, तो वो भी करूंगा। हमारे घरों में औरतों के साथ कितनी ज्यादती होती है मैं जानता हूं। हो सकता है किसी दिन मैं आपको ये कहते हुए मिलूं, आपके खिलाफ भी खड़ा होते हुए मिलूं, तब हो सकता है यहां बैठे 2-4 साथियों में भी मेरे को 5-7 गालियां पड़ जाएंगी। मगर कोई बात नहीं, जब सच के रास्ते पे चलते हैं, अपने को तो गालियां ही मिली। सावित्री बाई फुले चलती थी तो उसके ऊपर तो कूड़े का ढेर फेंकते थे लोग, तो चलो अच्छा हुआ कूड़े का ढेर नहीं फेंका, सिर्फ गाली। ये पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, ये एक ऐतिहासिक जजमेंट है। ऐतिहासिक जजमेंट जिसका आने वाले 20, 30, 40 साल तक, 50 साल तक असर रहेगा। ये बिल्कुल वैसा जजमेंट है जैसा मंडल के मामले में 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने, जब मंडल लागू हुआ, सारे आरक्षण विरोधी सुप्रीम कोर्ट चले गए, बचाओ बचाओ, मार दिया, टूट दिया तो बर्बाद हो जाएंगे। तब सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच बैठी थी, उन्होंने कहा ओबीसी को आरक्षण देना उचित है। तब आरक्षण शुरू हुआ और वो 1992 का शुरू हुआ, आज तक चले आ रहा।
ये जो सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच का निर्णय है उतना ही महत्वपूर्ण निर्णय है जो आने वाली 1-2 पीढ़ियों को जरूर प्रभावित करेगा। मामला क्या है, यहां पे बैठे कई साथियों को पता होगा, लेकिन आपको उन लोगों से बात करनी है जिन्हें बिल्कुल नहीं पता। ऐसे मिलेंगे कि भाई ये पंक्ति पावन है, ये आगे वाली पंक्ति वाले ब्राह्मण है, ये पिछले वाली पंक्ति वाले ब्राह्मण। हिंदुस्तानी दिमाग ही ऐसा है, हर चीज के अंदर ऊंच नीच बना रखी है। तो ओबीसी के अंदर आपको ऊंच नीच मिलेगी, यादव के अंदर ऊंच नीच मिलेगी। आज से 50 साल पहले मेरे परिवार वाले कहते थे ये यूपी वाले यादव तो जरा नीचे वाले हैं, हम तो जरा ऊपर यादव हैं। ये हिंदुस्तान के समाज का कीड़ा है, हर चीज में ऊंच नीच है। तो जिसे दलित कहा जाता है, अनुसूचित जाति, उसके भीतर भी काफी ऊंच नीच है, अगड़े पिछड़े हैं। जरूरी नहीं कि वो अत्याचार कर रहे हैं। देखिए मैं इसको स्पष्ट कर दूं, ऊंच नीच का मतलब ये नहीं है कि जो ऊपर है वो नीचे वाले पे अत्याचार कर रहा है, जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, गाड़ी आई, गाड़ी का दरवाजा मेरे सामने, मैं सबसे पहले घुसूंगा। मैंने ना किसी को धक्का दिया, ना किसी को कोहनी मारी, दरवाजा मेरे सामने था, मैंने खोला, मैं सबसे पहले घुस गया, है ना। तो दलित समाज में जब शिक्षा और सरकारी नौकरी के अवसर के लिए आरक्षण की व्यवस्था खुली बाबा साहब के कारण, बाबा साहब संविधान और सामाजिक न्याय की व्यवस्था के कारण जब आरक्षण का दरवाजा खुला तो कुछ लोग दरवाजे के सामने खड़े हुए थे, वो आ गए, है ना। उनसे कोई झगड़ा नहीं है, उन्होंने कोई अत्याचार नहीं किया, अन्याय नहीं किया, दरवाजा खाली रहता उससे तो अच्छा था, वो आ गए, बढ़िया किया भाई। लेकिन धीरे धीरे जब दरवाजा खुला तो कोई वहां सड़क के उस पार खड़ा था, कोई नीचे सीढ़ियों के खड़ा था, किसी को पता ही नहीं था अपने घर के अंदर बैठा हुआ था। तो 50, 60, 70 साल में खबर पहुंची कि अच्छा दरवाजा खुला है। जब तक खुले दरवाजे के सामने आए तब तक लंबी लाइन लगी हुई है। अब भैया मेरा नंबर कैसे आएगा, है ना। आरक्षण में यही हुआ है। जब आरक्षण की व्यवस्था शुरू हुई तो दलित समाज के भीतर कुछ जातियां थी जिन्हें शिक्षा के अवसर थोड़े से बेहतर मिले। अत्याचार सबके साथ हुआ, छुआछूत सबके साथ हुई, लेकिन ऐतिहासिक कारणों से उस जमाने में हमारे इधर जाटव समाज है, उसके कुछ लोग पढ़े लिखे थे, किताब लिखी थी, कुछ लोग बोलने वाले थे। बाबा साहेब की वजह से महार समाज था वहाँ, माला समाज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, ऐसे कुछ समाज, बंगाल में नमशूद्र हैं। ये लोग थोड़ा आगे थे और कुछ लोग कई कई कारणों से बहुत पीछे थे शिक्षा। वाल्मीकि समाज उसका उदाहरण है, खटीक समाज है, सबसे वाल्मीकि समाज वगैरह से भी बहुत नीचे बिहार का मुसहर समाज है, भुइयां समाज है। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते आज भी किस अवस्था में है। आज भी उस समाज में आपको एक ग्रेजुएट नहीं मिलेगा, पूरी जाति के अंदर ढूंढ दो एक ग्रेजुएट नहीं मिलेगा। आज की स्थिति है वहां। तो ये स्थिति थी ऊंच नीच। अब ठीक है, दरवाजा शुरू में खुल गया, बहुत अच्छा है भाई, अनुसूचित जाति के लिए एक दरवाजा तो खुला, चलिए जो दीवार थी उसमें दरवाजा खुल गया। 20 साल, 30 साल, 40 साल, चलो अच्छा है, दरवाजे में कुछ लोग चले गए। लेकिन उसके बाद लाइन लंबी होने लगी। उसके बाद तो आप कहोगे ना कि जी लाइन लंबी है और आगे तो सारे के सारे जेंट्स खड़े हैं, लेडीज को तो टाइम ही नहीं मिल रहा, जगह नहीं मिल रही। कहोगे ना, ये बात तो कहते हैं हम कि भाई सारे हो गए, जरा ऐसा करो लेडीज और बच्चों के लिए अलग लाइन लगा दो। हम सब कहते हैं ये बातें हैं, मैं नहीं कह रहा ये लेडीज वाला मामला है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि किसी को मौका मिला वो आगे लाइन में हो गया और ऐतिहासिक कारणों से शिक्षा के अवसर देरी से आने की वजह से कई जातियां लाइन में पीछे रह गई, है ना। उसके लिए क्या करें, चलिए थोड़ा बहुत आगे पीछे का फर्क हो तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं। चल भाई तू मैं आगे आ गया हूं, तू 2 महीने बाद आ जाना, तू 2 साल बाद आ जाना।
लेकिन अगर 2 महीने और 2 साल की बजाय 20 साल और 40 साल और 50 साल होने लग जाएं, तब तो बड़ा अन्याय है। तो इसलिए देश के कई राज्यों में यह सवाल उठा कि जो दलित के अंदर महादलित है, महादलित शब्द तब तक नहीं चला था, यह शब्द नीतीश कुमार ने बिहार में चलाया है, लेकिन अच्छा शब्द है। दलित सब है, अन्याय सबके साथ हुआ, लेकिन कुछ के साथ बहुत ज्यादा हुआ। तो जो दलित में महादलित है, उसके लिए क्या किया जाए? तो हरियाणा ने, पंजाब ने, बिहार ने, आंध्र प्रदेश ने कुछ योजनाएं बनाई। उन्होंने कहा कि चलिए, अगर दलित के लिए 18% कोटा है, तो इस 18 में से 8% ऊपर वाले 8% को दे देते हैं, जिनकी आबादी 8% है, लेकिन जो थोड़ा सा आगे हैं उनको 8% आबादी के हिसाब से दे देते हैं, और बाकी 10% उन 10% को दे देते हैं जो जिन्हें अब तक कुछ ज्यादा हिस्सा मिला नहीं। तो एक लाइन की बजाय 2 लाइन बना दी। और जो पंजाब की योजना थी उसमें यह लिखा हुआ था कि अगर इस लाइन में कोई व्यक्ति नहीं हो जाता है ना, एयरपोर्ट वगैरह में लाइन लगती है कि भाई ये लाइन खाली है, इधर इस लाइन वाले जरा उधर चले जाओ, तो कहा वो भी ठीक है, वो भी हो सकता है कि अगर आपने एससी को 2 हिस्सों में बांट दिया, एससी ए, एससी बी, और अगर एससी बी में आपको कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, आप तब एससी ए से ले लो, उसको जनरल में मत भेजो, अनरिजर्व मत करो। यह पंजाब की स्कीम थी। हरियाणा में स्कीम बनी कि एससी के कोटा को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। बांटने का तर्क क्या है? बांटने का तर्क है जिन्हें शिक्षा और सरकारी नौकरी में अच्छे अवसर मिले हैं वो एक डब्बे में चले जाएं, जिनको बहुत कम मिले हैं वो दूसरे डब्बे में निकल जाए, और दोनों डब्बों में कितना कितना दिया जाए, जितनी उनकी जनसंख्या है उसके हिसाब से दे दो। 8-10 मैंने बोला, पर मान लीजिए ऊपर वाले 12% है तो उनको 12% दे दो। उत्तर प्रदेश में जैसे जाटव समाज है, वो उत्तर प्रदेश के दलितों में आधे से थोड़ा ज्यादा है, तो जो उनका आबादी में हिस्सा है उतना उनको दे दो। ये नियम के आधार पे किया गया। ये स्कीम चलने लग गई, लेकिन इसको कोर्ट कचहरी में चैलेंज किया गया, और 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, जिस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट को 2 हिस्से में बांटना असंवैधानिक है। कोर्ट ने जजमेंट में इस पे बिल्कुल गौर नहीं किया कि वो आगे पीछे है कि नहीं है, उनमें ऊंच नीच है कि नहीं है। बस कोर्ट ने कानून की इबारत देखी और कहा कि कानून की इबारत के हिसाब से हमारी समझ है कि अगर आपने एससी की लिस्ट में 2 हिस्से किए तो समझ लो आपने एससी लिस्ट के साथ खिलवाड़ किया, जिसका मतलब है कि आपने संविधान के साथ खिलवाड़ किया। इस टेक्निकल बेसिस पे, तकनीकी पेंच होते हैं ना, तो कानून का तकनीकी पेंच इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में कहा कि एससी की जो लिस्ट है वो लिस्ट जैसी की तैसी रहेगी, उसमें कोई वर्गीकरण नहीं हो सकता, और वर्गीकरण करने का मतलब संविधान को छेड़ना है, इसलिए इसकी अनुमति नहीं है, ये गैर संवैधानिक है। इसका मतलब क्या हुआ? हरियाणा में जो स्कीम चल रही थी, पंजाब में चल रही थी, आंध्र प्रदेश में थी, बिहार में थी, वो सारी स्कीम अगले दिन से गैर कानूनी हो गई। हरियाणा, पंजाब सरकार ने कोशिश की पिछले दरवाजे से दोबारा लाने की, फिर गैर कानूनी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, गैर कानूनी तो होनी ही थी, गैर कानूनी हो गई। मतलब सन 2004 से इस पे एक ढक्कन लगा हुआ है कि आप दलितों में महादलित के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं कर सकते। इससे देश में सामाजिक न्याय को बहुत बड़ा धक्का लगा। आप सब इसके शिकार रहे हैं। आप सब ने देखा होगा कि कोटा के अंदर अगर वर्गीकरण नहीं होगा तो जाहिर है जिसके पास थोड़ा ज्यादा पैसा होगा, जिसके पास शिक्षा होगी, वो आगे जाएगा। और ये खाली एससी के अंदर नहीं है, ओबीसी के अंदर यही बात है। आप देखते होंगे ओबीसी के
जो 27% कोटा है देश भर का, उसमें कौन लोग आते हैं? उसमें यादव आते हैं, उसमें कुर्मी आते हैं, उसमें पटेल आते हैं, उसके अंदर कुणबी मराठा जो होते हैं वो आ जाते हैं, वोकलिगा आते हैं। यानी कि ओबीसी में जिन जातियों के पास जमीन है सिर्फ उन्हीं के बच्चे आ पाते हैं। और जो धोबी है, जो हाथ से काम करने वाला है, कारीगर है, जो सेवा का काम करता है, कहने को ओबीसी है, उसका बच्चा ओबीसी आरक्षण का फायदा नहीं उठा पाता। यही स्थिति एससी के बारे में सन 2002 से चल रही थी। अब इस मामले को कैसे सुलटे, मुझे याद है क्योंकि मैं 2004 से पहले से वाल्मीकि समाज के कई साथियों से जुड़ा हुआ हूं। हमारे साथी दर्शन रत्न रावण जी जो पंजाब में काम करते हैं, उनके काम से, उनके शिक्षा के काम से मैं जुड़ा हुआ हूं। तो मुझे तब से पता था, वो कहते थे भाई साहब कैसा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आ गया, बताओ क्या करें हम। तो अब कोर्ट का तो एक ही रास्ता है कि आप फिर कोर्ट में जाओ। तो कोर्ट में गए। 2014 में उस जमाने में चीफ जस्टिस होते थे लोढ़ा जी। उन्होंने कहा कि ये जजमेंट तो गलत है, तो ऐसा करते हैं इसके लिए एक बेंच बना देते हैं। तो 2014 में ये जो 2004 का जजमेंट है, इसको बोला जाता है चिनैया जजमेंट। यानी कि चिनैया नामक व्यक्ति ने अपील किया था, चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये जजमेंट था 2004 का। फिर 2014 में कोई गया तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने कहा कि जजमेंट में दिक्कत तो लगती है लेकिन मैं अकेला पलट नहीं सकता इसको। तो उन्होंने बेंच बना दी। बेंच बनाई तो सन 2020 में जाके उस बेंच ने, 5 जजों की बेंच थी, उसने कहा कि हाँ हमारी राय है कि ये जजमेंट गलत था, इसको पलटना चाहिए। लेकिन हम तो 5 ही जजों की बेंच है, हम 5 जजों की बेंच, 5 जजों का फैसला उलट नहीं सकते। ये एक और पेंच आ गया। फिर कहा कि अब एक और बड़ी बेंच बनेगी। फिर 7 जजों की बेंच बनी। ये इतने तब से चल रहा है। 2004 से शुरू हुआ, 14 में एक पड़ाव, 20 में दूसरा पड़ाव, फिर बड़ी बेंच में गया। फिर फाइनली 2024 में उस बड़ी बेंच ने, 7 जजों की बेंच ने फैसला दिया है। फैसला क्या है? 7 में से 6 जजों ने कहा है कि एससी कोटा में, और एसटी के बारे में भी यही बात है, उन्होंने कहा है एससी कोटा, एसटी कोटा में अगर आप वर्गीकरण करें, यानी कि उसको 2 टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में बांटें, ए बी सी करके, तो इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उस बंद दरवाजे को दोबारा खोल दिया, कहा है कि अब आप वर्गीकरण कर सकते हैं। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि वर्गीकरण करना पड़ेगा, ये नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। उसने सिर्फ ये कहा है कि जो राज्य सरकार वर्गीकरण करना चाहे, आप अपना आयोग बनाइए, आप अपनी एविडेंस लाइए, आप अपना कानून लाइए, आप अपना ऑर्डर बनाइए। मैं नहीं बता रहा आपको क्या ऑर्डर निकालना है, 2 में बांटना है, 3 में बांटना है, या बांटना ही नहीं है। मैं नहीं कुछ कह रहा हूं। मैं इतना कह रहा हूं कि मैंने संविधान को पढ़ा और संविधान के हिसाब से एससी की लिस्ट में वर्गीकरण करने में कोई आपत्ति नहीं है, असंवैधानिक नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, बस। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रास्ता खोल दिया है। रास्ता खोलते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक हिदायत भी दी है, और वो हिदायत ये है कि वर्गीकरण सरकार करे। हाँ, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि वर्गीकरण केवल केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार भी कर सकती है। इससे पहले क्या था, और सारा मामला यही था, पंजाब सरकार ने कहा कि भाई एससी की लिस्ट है, हम सिर्फ पंजाब के लिए बदल रहे हैं, हम बाकी देश के लिए नहीं बदल रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में कहा ना, तुम हाथ भी लगाओगे तो असंवैधानिक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सेंटर की लिस्ट बदलनी है, केंद्र सरकार को अपनी नौकरी में एससी एसटी के उसमें वर्गीकरण करना है, तब तो ये काम केंद्र सरकार ही करेगी, तब तो कोई राज्य कर नहीं सकता। लेकिन राज्य सरकार की नौकरी में अगर करना है तो राज्य सरकार फैसला ले सकती है
उसे केंद्र सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं, संविधान संशोधन की कोई जरूरत नहीं। आप एक अपना ऑर्डर पास कीजिए और अपने राज्य में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, जहां आपने एससी के कोटा को बांटना है आप बांट लीजिए, आपकी मर्जी। हिदायत क्या है? आप कर तो सकते हो लेकिन मन मर्जी नहीं चलेगी। मतलब ये नहीं कि मेरे को पिछले इलेक्शन में इनका वोट नहीं आया था, इनको तो कर दो 2% और बाकियों को दे दो 10%, ये नहीं चलेगा। कोर्ट ने क्या कहा है? आप जो भी करें आपको प्रमाण के आधार पर करना पड़ेगा। सर्वे करवाइए, आंकड़े लीजिए, सेंसस के आंकड़े लीजिए, प्रमाणित कीजिए कि भाई कौन आगे है कौन पीछे है। मन मर्जी नहीं कि ये मेरा दोस्त है कि चल तेरे को तो बी में डाल देते हैं, इससे पिछले साल खटपट हुई थी तेरे को ए में डाल देंगे, ये नहीं चलेगा। तो सही बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, सही बात है। लेकिन साथ में एक और चीज कह दी है जो कहने की जरूरत नहीं थी। 4 जजों ने यह कहा कि शेड्यूल्ड कास्ट की रिजर्वेशन में भी आगे से क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए। अब मैं चाहता हूं आप सब समझो इसका मतलब।